हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सेल, और इसका सेल्स का दोस्तों ये सेकंड पार्ट है। यानी फर्स्ट पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। जो अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को आप जरूर देखें, जिसमें हमने समझा था कि सेल्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। साथ ही दोस्तों उसका हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल की खोज की, सेल के बारे में जानकारी दी, और सेल थ्योरी के बारे में भी हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल से हमने समझा था। वो अगर नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखें। नेक्स्ट आज के जो टॉपिक पे हम समझेंगे दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पार्ट सेल के बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, क्योंकि ये लॉट ऑफ टाइप्स के दोस्तों सेल से क्वेश्चन ओरिजिनेट होते हैं। जो अगर हम कंपटीशन एग्जाम की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन सेल से हमको दिखाई देते हैं जो बनते हैं। तो जैसे अगर हम देखें सेल्स क्या होती है दोस्तों, एक बार इंट्रोडक्शन को हम फिर से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, कोशिका क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जो सेल होती है दोस्तों वो लाइफ की स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है दोस्तों। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये लाइफ की सबसे छोटी मूलभूत इकाई इस सेल को ही क्यों कहते हैं। सेल का अगर हम बात करें, सेल्स किससे मिलकर बना होती है, तो एक पूरा यहाँ पे जो सबसे छोटा होता है दोस्तों वो एटम होता है। सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है। अगर एटम से मिलके दोस्तों, एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो एक सेल का यहाँ पे निर्माण करते हैं दोस्तों। जब सेल आपस में मिलती हैं तो सेल आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं, और जब टिश्यू आपस में मिलता है दोस्तों तो टिश्यू यहाँ पे ऑर्गन का निर्माण करते हैं। टिश्यू जब आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन का निर्माण करेंगे। जब ऑर्गन दोस्तों आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का यहाँ पे निर्माण करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे जब आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे निर्माण होता है, यानी बॉडी का निर्माण होता है। और ऐसे ही जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो एक दोस्तों इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो ये तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हो गई कि एटम से मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल से सेल्स बना। लेकिन सेल को ही हमने जीवन की सबसे छोटी इकाई क्यों माना? एटम को क्यों नहीं माना, टिश्यू को क्यों नहीं माना, ऑर्गन को क्यों नहीं माना? ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों जब बहुत सारी डिस्कवरी चल रही थी इसके बारे में, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किसको हम सबसे छोटी इकाई माने। यूनिट यानी जो इकाई होती है, इकाई का मतलब दोस्तों ऐसा कोई पार्ट जो सारे फंक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं दोस्तों, वो एक पार्ट कौन सा है जो बॉडी में होने वाले सभी फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो उस पार्ट को इकाई उन्होंने माना। तो जो इकाई जिसको माना दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी इकाई, जो हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल को इसलिए यहाँ पे उन्होंने सबसे छोटी मूलभूत इकाई माना, क्योंकि इसमें अगर हम सेल में देखें तो सेल एनर्जी भी यहाँ पे प्रोडक्शन करती है। एनर्जी कैसे बनाती है? तो सेल में प्रेजेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों, वो एनर्जी का निर्माण करते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा यहाँ पे जो सेल्स को फंक्शन करने में कंट्रोल करने का काम करता है। यानी एक अगर सिंपल सेल्स की बात करें, एक सिंपल सेल सभी यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। इसलिए सेल्स को ही दोस्तों जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई माना। अब ये सेल वर्ड आया कहां से दोस्तों? सेल एक लेटिन यहाँ पे शब्द से आया। किससे? सेला। एक लेटिन शब्द था दोस्तों सेला, और उसका यहाँ पे पूरा यहाँ पे मतलब क्या था, मीनिंग क्या थी सेला वर्ड की यहाँ पे? तो सेला वर्ड की यहाँ पे मीनिंग थी दोस्तों स्मॉल रूम। यानी जो लेटिन यहाँ पे वर्ड से एक सेला शब्द से दोस्तों सेल का यहाँ पे नाम पता पड़ा, और सेल्स की जो मीनिंग निकलती है वो स्मॉल रूम। यानी हमारी एक स्मॉल रूम की तरह ये वर्क करता है। स्मॉल रूम में सारे फंक्शन होते हैं दोस्तों। वो एनर्जी का यहाँ पे निर्माण करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, सभी
टाइप्स के जो हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं वो सेल्स के अंदर होते हैं, इसलिए जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई दोस्तों सेल को यहाँ पे माना। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेल्स के हम टाइप्स के बारे में देखते हैं कि सेल्स को कितने टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो सेल्स को मुख्यतः दो यहाँ पे टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सबसे प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है दोस्तों यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक सेल में आपकी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे शामिल होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल यानी इसको हिंदी में हम सत्य सेल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में इतना डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक उनको कहते हैं जिनमें न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है, साथ ही दोस्तों प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनिज्म भी एब्सेंट होते हैं, और जो दोस्तों न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में पूरा यहाँ पे सेल में बिखरा हुआ रहता है, यानी उसका कोई न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। उसका जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, साथ ही उसमें सेल ऑर्गेनिज्म भी एब्सेंट होते हैं। तो जिनका जो प्रोकैरियोटिक सेल में हम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सभी किस में आते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं। वहीं हम बात करें यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं दोस्तों जिनमें न्यूक्लियस अच्छी तरह से वेल डिफाइन होता है, अच्छी तरह डेवलप होता है, और साथ ही दोस्तों यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें प्रेजेंट होगा, राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा, गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होंगी। लेकिन यहाँ यूकैरियोटिक में ये सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, वो सेल ऑर्गेनेल दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। यही यहाँ पे इसको दो टाइप्स में इसलिए डिफाइन करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम रखते हैं, साथ ही जो यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। जो हमारा अगर हम बात करें हमारे लिए जो जरूरी है वो एनिमल सेल्स के बारे में हम डिटेल से समझेंगे, उसके ऑर्गेनिज्म कैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से डिटेल्स में हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन आज के पार्ट में कुछ इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम देखेंगे। जैसे कि हमने टाइप्स के बारे में समझा कि दो टाइप्स की यहाँ पे सेल प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को भी दो भागों में डिवाइड कर लिया भाई, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, अब हम दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन, सेल का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? तो सेल का क्लासिफिकेशन हम सेल्स के नंबर के आधार पे भी कर सकते हैं। किसके आधार पे कर सकते हैं दोस्तों? सेल के नंबर के आधार पे भी हम सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही दोस्तों सेल की साइज के बेस पे भी हम सेल को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कौन साइज के आधार पे, और दोस्तों सेल के शेप के आधार पे भी दोस्तों हम सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं। साथ ही सेल में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके आधार पे भी हम सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेल को कितनी क्लास में मोस्टली क्लासिफाई किया गया है? तो 5 यहाँ पे क्लास में दोस्तों क्लासिफाई किया गया है। नंबर, सेल में कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है इसके आधार पे, सेल की साइज के आधार पे सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं, सेल के शेप के आधार पे सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं, सेल के न्यूक्लियस के आधार पे हम सेल को सेल में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके आधार पे हम सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम सेल के नंबर के आधार पर देखें कि सेल में सेल अगर यूनिसेल्युलर है यानी एक कोश के ही सेल है, उसके आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सेल क्या मल्टी सेल्युलर है, क्या एक से अधिक सेल से मिलकर बनी है, तो मल्टी सेल्युलर के आधार पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेल के नंबर के बेस पे हम दो क्लास में यहाँ पे दो वर्डों के हिसाब से समझेंगे दोस्तों कि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, या एक कोशीय है या बहुकोशीय, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनी है। तो हम ये सेल को नंबर के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यूनिसेल्युलर आपको जो माइकोप्लाज्मा होता है वो कैसा होता है? यूनिसेल्युलर होती है दोस्तों उसकी सेल। और जो मल्टी सेल्युलर हम ह्यूमन कैसे होते हैं दोस्तों? मल्टी सेल्युलर होते हैं, एक से अधिक कोशिका से हमारा जो बॉडी बना होता है। ठीक है, अब हम सेल के साइज के बेस पे हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं दोस्तों? तो सेल के साइज के बेस पे जैसे कि हम देखें सबसे स्मॉलेस्ट सेल के आधार पे, सबसे लॉन्गेस्ट सेल के आधार पे,
और सबसे लार्जेस्ट सेल के आधार पर भी इस तरह हम सेल के जो साइज के अकॉर्डिंग हम सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें दोस्तों, तो जो माइक्रोप्लाज्मा होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, और ये दोस्तों 0.03 माइक्रोमीटर दोस्तों यहाँ पे साइज की होती है। और माइक्रोप्लाज्मा अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल किसकी रहती है दोस्तों, तो लॉन्गेस्ट सेल नर्व जो सेल होती है, नर्व की जो सेल होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है दोस्तों। वही एक और यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो ऑस्ट्रिन होता है दोस्तों, शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है उसकी जो सेल होती है दोस्तों सिंगल, सबसे लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ह्यूमन में देखें, वैसे ही ह्यूमन में अगर हम बात करें, ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो ह्यूमन में जो स्पर्म सेल होती है दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। और सबसे लार्जेस्ट सेल यहाँ पे ह्यूमन में कौन सी होती है दोस्तों, तो ओवा सेल होती है। ओवा सेल सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन के अंदर। तो ये बहुत सारे साइज के अकॉर्डिंग, हम सेल के साइज के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब हम देखें कि सेल के शेप के आधार पे हम कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेल के शेप के आधार पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम जो आरबीसी सेल होती है वो कैसे, किस शेप की होती है, बायकॉनकेव डिस्क लाइक रहती है। तो बायकॉनकेव इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। और जो डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, जो अमीबॉइड के शेप का यहाँ पे स्ट्रक्चर किसका होता है दोस्तों, जो हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल होती है। तो इस तरह हम सेल के शेप के आधार पे भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें सेल में न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट है, उसके बेस पे भी हम सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, कोई सेल यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यानी एक ही न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है उसको यूनिन्यूक्लिएटेड सेल के नाम से हम जानते हैं। कोई सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी उसमें एक से अधिक जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहलाती है। अब यूनिन्यूक्लिएटेड सेल का अगर हम एग्जांपल देखें तो जो हमारी नर्व सेल होती है दोस्तों, ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। वहीं अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड का एग्जांपल हम समझे, मल्टी न्यूक्लिएटेड यहाँ पे सेल कौन सी होती है, तो जो स्केलेटन मसल होता है दोस्तों, स्केलेटन मसल की जो सेल होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो आज जो हमने दोस्तों यहाँ पे देखा कि हम इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पहली क्लास में समझ लिया था। इसके यहाँ पे आज हमने टाइप्स ऑफ सेल, यानी सेल्स को किस यहाँ पे कौन कौन सी टाइप्स की होती है सेल, इसके बारे में समझा। साथ ही सेल्स को क्लासिफिकेशन किस किस आधार पे कर सकते हैं, सेल का जो संगठन कैसे बना, यानी पूरा हमने स्ट्रक्चर इसको समझा। तो क्योंकि दोस्तों सेल से बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के एमसीक्यूज ओरिजिनेट होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम चाहते हैं दोस्तों जो हमारे जो लेक्चर वीडियो है उसमें हर टाइप्स के आपको क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो सके, तो इसलिए हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में दोस्तों इसको हम पढ़ाएंगे। थोड़ा ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे, लेकिन हम छोटे छोटे पार्टों में इसको हम कंप्लीट कराएंगे, लेकिन हर टाइप्स का क्वेश्चन आपका कवर हो। और इस बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, सेल की अगर हम बात करें, कोशिका की बात करें, बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको हम अच्छे से अगर डीप में समझ लिया तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले होंगे। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, और हम किस तरह से हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सेल का। तो ये बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती है, इनको हमको ध्यान में रख के आगे हमको पढ़ना है। और आगे हम इसको जो अभी हमने सिर्फ टाइप्स को, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल को देखा कि सेल को किस किस टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम डिटेल से इसमें आगे समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझेंगे। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें, जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन से होती है, उनका मुख्य फंक्शन क्या होता है, ये पूरी डिटेल से हम आगे नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। होप यू आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। साथ ही दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही लेक्चर की दोस्तों अगर आपको
नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत हम आसानी से आसान भाषा में समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। जितने यहाँ पे सेल से ओरिजिनेट होती है उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।